निकालना हमने सीख लिया। इंडिविजुअल है, रेजिडेंट है, इंडियन सिटीजन है, स्पेशल कैटेगरी में है, डीम रेजिडेंट है, आरओआर, एनओआर, सब कुछ सीख लिया। एग्रीड? ठीक है ना? रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने में किसी बच्चे को थोड़ी बहुत भी तकलीफ तो बताओ। अब बेटा अगर आप नंबर ऑफ डेज सही कैलकुलेट नहीं कर रहे, आप प्रोविजन सही से नहीं लगा रहे, उसका तो एक ही सॉल्यूशन है, क्या? P फॉर प्रैक्टिस। उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। P फॉर प्रैक्टिस, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता कोई भी। हाँ, लेकिन अगर आप प्रोविजन सही से लगाने के बाद भी आंसर नहीं आ रहा तो मेरे पास आ जाओ। आप ये कहते हो कि सर मेरे को तो समझ ही नहीं आया, तो मेरा नंबर है आपके स्क्रीन के ऊपर, मेरा काम है समझाना। आई होप कि आपको बच्चों को समझ आया। आज हम कर रहे हैं बेटा स्कोप ऑफ टोटल इनकम। मैंने आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था कि रेजिडेंशियल स्टेटस इसलिए जरूरी है ताकि हम स्कोप निकाल सकें। याद आया? मैंने आपको ये भी बताया था। साक्षी बेटा आर यू देयर? अच्छा ये डीपी है क्या? मुझे लगा वीडियो ऑन कर रखी है, मैं घबरा गया। अच्छा ये डीपी लगा रखी है इन्होंने। ठीक है, वीडियो ऑन करेंगे बेटा। मैं बता, मेरी क्लास के अंदर किसी की मौत तो नहीं होगी? हाँ सर, इधर आओ। सर मैंने उस दिन आपको बताया था कि जब भी घर में फंक्शन होता है तो वहां पे मम्मी बोलती है कि तू छोटा भाई है, गेस्ट को लेके आ, बड़ा भाई है, कुर्सियां वगैरह का अरेंजमेंट देख ले, पापा जी जो है वो गेस्ट का वेलकम करेंगे, मम्मी जी जो है वो घर का सामान वगैरह, घर पे लेडीज को एंटरटेन करना वो सब करेंगे, मिठाई में क्या है, किसको क्या देना है वगैरह वगैरह। तो मतलब हर एक इंसान का अपना स्कोप होता है। वैसे ही हेलो, हाँ वैसे ही बेटा हर एक इंसान का स्कोप होता है, वैसे ही बेटा स्कोप ऑफ टोटल इनकम होता है। क्या होता है बेटा? स्कोप ऑफ टोटल इनकम होता है। यानी कि कौन से इंसान के हाथ में कौन सी इनकम टैक्स होगी वो हमें बताएगा स्कोप ऑफ टोटल इनकम। सर टोटल कितने तरीके के रेजिडेंशियल स्टेटस हमने पढ़े? मोटा मोटी आरओआर, एनओआर और एनआर। 3 रेजिडेंशियल स्टेटस हमने पढ़े। कोई चौथा रेजिडेंशियल स्टेटस हमने पढ़ा क्या? साक्षी बेटा कोई चौथा रेजिडेंशियल स्टेटस आपको याद आ रहा हो? सर वो डीम रेजिडेंट। अरे डीम रेजिडेंट भी एनओआर ही होता है। डीम रेजिडेंट भी तो एनओआर ही होता है। सभी बच्चे एग्री करेंगे, हमने जो रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़े वही है। डीम रेजिडेंट भी एनओआर ही होता है, आरओआर, एनओआर और एनआर। हमने 3 तरीके के रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़े और आज उन तीनों रेजिडेंशियल स्टेटस का स्कोप पढ़ लेंगे। इज दैट ओके? चलो पढ़ते हैं। स्कोप का सेक्शन है सेक्शन नंबर 5। जैसे रेजिडेंशियल स्टेटस का सेक्शन नंबर 6 था, स्कोप का सेक्शन है 5। उल्टा, पहले हमने 6 पढ़ा, अब हम 5 पढ़ने जा रहे हैं। सर सबसे पहले हम पढ़ेंगे आरओआर का स्कोप। क्या पढ़ेंगे? आरओआर का स्कोप। सर आरओआर के स्कोप में 5 चीजें आती हैं। सभी बच्चे मेरे साथ में रट्टा मारना स्टार्ट करेंगे। 5 चीजें आती हैं। टोटल इनकम ऑफ आरओआर वुड इंक्लूड 5 थिंग्स। कौन कौन सी? इनकम अक्रूइंग अराइजिंग इन इंडिया, वो इनकम जो इंडिया में अक्रू अराइज हो रही है। रट्टा मारो, चलो मन में, सब म्यूट पे, सब म्यूट पे। रिटर्न का स्क्रीन आ रहा है सब। अरे इतनी देर से ये, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। सर 1 सेकेंड। हाँ जी बच्चा अब सही आ रहा है, ठीक है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो जी बेटा, सर स्कोप ऑफ टोटल इनकम, बच्चे कंफ्यूज इसीलिए दिख रहे थे मुझे कि सर रिटर्न फाइलिंग कब से स्टार्ट हो गया। चलो स्कोप ऑफ टोटल इनकम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ टोटल इनकम ऑफ आरओआर, सेक्शन नंबर 5 सबसेक्शन 1। सब 5 सबसेक्शन 1 में आरओआर का स्कोप होता है। सबसे पहला क्या है? इनकम अक्रूइंग अराइजिंग इन इंडिया। इनकम अक्रूइंग अराइजिंग इन इंडिया, याद करो। सब लोग म्यूट पे याद करेंगे। इनकम अक्रू अराइज इन इंडिया, इनकम अक्रू अराइज इन इंडिया, इनकम अक्रू अराइज इन इंडिया। अक्रू अराइज, अक्रू अराइज का मतलब होता है पैदा होना। अक्रू अराइज का मतलब जन्म 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 लेना। वो इनकम जो इंडिया में पैदा हुई है, वो इनकम जो इंडिया में जनरेट हुई है। अक्रू का मतलब होता है जनरेट। क्या होता है मतलब? जनरेट। वो इनकम जो इंडिया में अक्रू हुई है। सर जितने भी यहाँ पे बच्चे कनेक्टेड है, सबके सब कहाँ अक्रू हुए हैं? इंडिया में। यानी कि आप बच्चों का जन्म हुआ है इंडिया में। इज दैट ओके? चलो दूसरा, इनकम डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया। इनकम डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया। सर इसका मतलब क्या होता है? बाद में पढ़ेंगे, पहले रट्टा मारेंगे। दूसरी इनकम, इनकम डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया। मारो रट्टा।
सर पहली हो गई इनकम अक्रू अराइज इन इंडिया, दूसरी हो गई इनकम डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू अक्रू अराइज इन इंडिया। ठीक है, तीसरी इनकम हो गई इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। याद करेंगे इनकम रिसीव्ड इन इंडिया मतलब क्या होता है, बाद में पढ़ेंगे। अगला होता है बेटा इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। याद करेंगे इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। अच्छा सर अब मैं समझ गया आप क्या कर रहे हो। पहले में आपने किया अक्रू अराइज, दूसरे में किया डीम, तीसरे में किया रिसीव और चौथे में किया डीम। क्रोनोलॉजी समझ गए। पहले में मैंने बोला अक्रू अराइज, दूसरे में मैंने बोला डीम टू अक्रू अराइज, तीसरे में मैंने बोला रिसीव्ड, तो चौथे में मैंने बोला डीम टू बी रिसीव्ड। बात समझ गए। आगे चलते हैं बेटा। पांचवा है अक्रूइंग अराइजिंग आउटसाइड इंडिया। अच्छा जितने भी बच्चे YouTube पे देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे। सर पांचवा है अक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया। पांचवा क्या है, अक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया। अब बेटा सोच के देखो, रट्टा मार लिया, अब इधर दिमाग लगा। वो इनकम जो इंडिया में जनरेट हो रही है, वो इनकम जो मानी जाएगी इंडिया में जनरेट हो रही है, वो इनकम जो इंडिया में रिसीव हो रही है, वो इनकम जो मानी जाएगी इंडिया में रिसीव हो रही है, और वो इनकम जो इंडिया के बाहर अक्रू हो रही है, तो बचा क्या? बची क्या? कुछ भी नहीं बची। सर वो इनकम जो इंडिया में रिसीव हुई है वो भी टैक्स है, वो इनकम जो मानी जाएगी इंडिया की है वो भी टैक्स है, वो इनकम जो रिसीव इंडिया में हुई है वो भी टैक्स है, वो इनकम जो डीम्ड रिसीव मतलब मानी जाएगी इंडिया में रिसीव हुई है उस पे भी टैक्स है, और वो इनकम जो आउटसाइड इंडिया अक्रू हुई है उस पे भी टैक्स है। तो कुछ नहीं बचा, यानी कि ऑल 5 है। ऑल 5 इनकम आपकी वर्ल्ड इनकम, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, वर्ल्ड इनकम। यानी कि आरओआर के हाथ में कौन सी इनकम टैक्स होती है, वर्ल्ड इनकम। वर्ल्ड इनकम। सर इसका मतलब क्या है, पेंडिंग है। इसका मतलब क्या है, पेंडिंग है। इसका मतलब क्या है, पेंडिंग है। टेंशन नहीं लो सर, मतलब पेंडिंग है, रट्टा मार लिया क्या, मतलब के ऊपर मत जाना। चलो ये हो गया बेटा आपका अक्रू अराइज स्कोप ऑफ टोटल इनकम इन हैंड्स ऑफ आरओआर। इसके हाथ में हो गया बेटा ये आरओआर। अब इसीलिए बेटा आरओआर जो होता है वो हमेशा ऐसा होता है, हमेशा दुखी, हमेशा दुखी कि ये मेरे को आरओआर बना देते हैं, फिर मेरे पूरे जीवन भर की इनकम पे मतलब पूरे जहां से भी कमाओ, अमेरिका से कमाओ, चाइना से कमाओ, रशिया से कमाओ, कहीं से भी कमाओ, इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। इज दैट ओके? समझिए। चलो अब बेटा ये एग्जांपल पढ़ लो। मिस्टर अभिनव है जो कि आरओआर है 25-26 में, उन्होंने इनकम अर्न की है हाउस प्रॉपर्टी कनाडा से। कनाडा से इनकम अर्न की है, हाउस प्रॉपर्टी कनाडा में है। क्या उनकी टोटल इनकम में आएगा? Yes, sir. Yes. Accrual is outside India. Income accrual is outside India. करेक्ट। सर एक बच्चा पूछ रहा है कि अगर आउटसाइड इंडिया इनकम रिसीव हुई हो तो बेटा अक्रू तो आउटसाइड इंडिया ही हुई है ना, तो वो फंस तो जाएगी। रमेश पूछ रहे हैं कि सर आउटसाइड इंडिया इनकम रिसीव हुई हो तो क्या हो गया, अक्रू भी तो आउटसाइड इंडिया ही है। अगर अक्रू आउटसाइड इंडिया है तो उसमें फंस जाएगा। तो अभी दिमाग मत लगाओ इतना, अभी केवल ये समझो कि वर्ल्ड इनकम टैक्स होती है। लेकिन एग्जाम में क्या लिखना है, एग्जाम में वर्ल्ड इनकम लिखना है या ये 5 पॉइंट लिखने हैं? 5 पॉइंट। 5 पॉइंट। उसके बाद फिर लिख सकते हैं। सर अगर आप थोड़ा सा और आंसर को ऐसा यू नो चेरी ऑन द केक, तो आप लिख सकते हो कि वर्ल्ड इनकम पे टैक्स होता है, लेकिन पूरा तो लिखना ही है। यू कांट इग्नोर द केक फॉर द चेरी। ठीक है, तो पूरा 5 पॉइंट तो आपको लिखने ही है। उसके नीचे लिखना चाहो कि इट मींस दैट वर्ल्ड इनकम विल बी इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ आरओआर, तो वो आपकी मर्जी है, लिखो तो लिखो, नहीं लिखो तो भी चले। ठीक है, चलो अब आते हैं बेटा एनओआर। एनओआर के हाथ में कौन सी इनकम टैक्स होती है? अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चा एनओआर। एनओआर के हाथ में कौन सी इनकम टैक्स होती है? सर एनओआर के हाथ में पहला सेम, दूसरा सेम, तीसरा सेम, चौथा सेम, पांचवा सेम। सर ये जो पांचवी सेम है, तो आरओआर और एनओआर में फर्क क्या हुआ? छोटा सा फर्क है। पहले ये 4 पॉइंट पढ़ो और 4 पॉइंट पढ़ के देखो कि ये वही पॉइंट है जो आरओआर के हैं। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू वेरी मच।
वही पॉइंट है चारों के चारों। पांचवा पॉइंट भी वही है, ध्यान से देखो। क्या पांचवा पॉइंट भी वो ही है? सर पांचवा पॉइंट भी वही है। अरे प्रीतम, अगर पांचों के पांचों पॉइंट सेम है तो ये पागल क्यों बना रहे हैं अपने को? आरओआर और एनओआर। प्रीतम एक बात और बता, हमने रेजिडेंट को रामलाल श्यामलाल, याद है तुझे? रामलाल और श्यामलाल एक दूसरे से गुस्सा हो गए थे। क्यों गुस्सा हो गए थे? क्योंकि रामलाल जो है वो प्योर था और श्यामलाल जो है वो इम्प्योर था। करेक्ट है? थोड़ा थोड़ा याद आया? तो हमने क्या बोला कि हम रेजिडेंट को भी दो भागों में बांटेंगे। हम रेजिडेंट को भी दो भागों में बांटेंगे, एक आरओआर होगा और एक। तो सर अगर स्कोप ऑफ टोटल इनकम सेम ही है तो दो भागों में बांट के क्या उखाड़ लिया? बात तो सही है भाई। स्कोप ऑफ टोटल इनकम सेम है तो किसी को आरओआर बोलो या किसी को एनओआर बोलो, बात तो वही है। गवर्नमेंट ने बोला नहीं नहीं, थोड़ा सा फर्क है, छोटू सा फर्क है। सर क्या फर्क है? देखो, ऊपर वाले केस में जितनी भी इनकम बाहर की थी सारी की सारी इनकम इंक्लूड थी, लेकिन नीचे वाले केस में बाहर की इनकम सारी इंक्लूड नहीं होगी। केवल वो इनकम इंक्लूड होगी जो बिजनेस कैरिड फ्रॉम कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। वो बिजनेस जो कहां से कंट्रोल हो रहा है? इंडिया से। बिजनेस एक्चुअल में कहां है? आउटसाइड। लेकिन कंट्रोल कहां से हो रहा है? इंडिया से। और प्रोफेशन विच वॉज सेटअप इन इंडिया, वो प्रोफेशन जो इंडिया में सेटअप हुआ था, यानी कि बेस कहां पे है उसका? इंडिया में। सर व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया? मींस इट वाज ओरिजिनली सेटअप इन इंडिया एंड सब्सिक्वेंटली देयर वाज एन एक्सपेंशन आउटसाइड इंडिया। वो बिजनेस जो पहले इंडिया में सेटअप हुआ था और उसके बाद एक्सपेंड हुआ, जैसे कि हक से सीए आज इंडिया में है, एक दिन नेपाल में भी जाएगा और एक दिन दुबई में भी जाएगा। मतलब हम ब्रांचेस खोलेंगे नेपाल और दुबई। सर बाहर क्यों नहीं? क्योंकि सीए जो है वो नेपाल या दुबई के लोग ही कर सकते हैं। तो सर हमारा प्रोफेशन अगर नेपाल और दुबई चला गया तो वो जो ब्रांच होगी वो क्या कहलाएगी? प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। सर प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया यानी कि वो प्रोफेशन जो ओरिजिनली इंडिया में सेटअप हुआ था अब बाहर भी ऑपरेट करता है। तो सर अब मुझे बताओ क्या फर्क हुआ एनओआर में? एनओआर में वो इनकम नहीं आएगी। कौन सी इनकम नहीं आएगी? जो इंडिया के बिजनेस से इंडिया का कंट्रोल नहीं है और वो इंडिया में सेटअप नहीं हुआ था प्रोफेशन। समझ गए? सत्यदेव अब मुझे एक बात बता, ये वाला एग्जांपल ले ले, ऊपर वाला एग्जांपल ले ले भाई, और मुझे बता अगर मैं इसको एनओआर कर दूं तो सोच के बता कि ये इंडिया की इनकम है कि नहीं है? नो। क्यों नहीं है? सर क्योंकि ये बाहर की इनकम है, लेकिन एनओआर में होता है कि जो बिजनेस कंट्रोल इंडिया में है उसकी वो इनकम देखी जाएगी, और जो वो प्रोफेशन जो इंडिया में सेटअप हुआ था वो इनकम बस लेते हैं, इन दो के अलावा नहीं लेते। और ये कौन सी इनकम है? ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है। और हाउस प्रॉपर्टी तो बिजनेस होता नहीं है और न ही ये प्रोफेशन है, तो न बिजनेस है न प्रोफेशन है, इसलिए नहीं इंक्लूड होगा। समझे कि नहीं समझे? सर आरओआर और एनओआर के हाथ में थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस समझ गए? चलो वेरी गुड। अब आज समझ आया कि आरओआर और एनओआर हमने क्यों बनाया। ये देखो एग्जांपल, सीए आकाश स्टार्टेड हिज प्रोफेशन इन राजस्थान इंडिया, सब्सिक्वेंटली ही ओपनड हिज ब्रांच आउटसाइड इंडिया। तो ये क्या कहलाएगा? प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। इज दैट ओके? यस सर। अब आते हैं बेटा स्कोप ऑफ टोटल इनकम इन हैंड्स ऑफ एनआर। सर ऊपर वाला सेक्शन नोटिस करो, ऊपर वाले दोनों सेक्शन थे 5(1) और नीचे वाला एनआर के हाथ में कौन सा सेक्शन है बेटा? 5(2). सर पहला पॉइंट सेम, दूसरा पॉइंट सेम, तीसरा पॉइंट सेम, चौथा पॉइंट सेम और पांचवा पॉइंट बस हो गया। स्कोप ऑफ टोटल इनकम ऑफ एनआर हो गया, याद कर लो। अच्छा तो
सर नॉन रेसिडेंट अगर हो तो इंडिया की इनकम पे तो टैक्स देना ही है, लेकिन बाहर की इनकम पे टैक्स नहीं देना। अच्छा, इसीलिए सर आप कहते थे कि एनआर होगा तो अच्छा होगा। सर एनआर का बेस हमेशा ऐसे रहेगा, क्यों? क्योंकि उसको केवल इंडिया की इनकम पे टैक्स देना है, बाहर की इनकम पे नहीं देना। समझ गए? यस सर। पढ़ लो बेटा, अपने पास टाइम नहीं है वरना मैं आपसे लिखवाता, तो आप बच्चे केवल रीड कर लो और मन में याद कर लो। कोई भी एक बच्चे से अनम्यूट करके पूछ लेता हूं मैं, 2 मिनट में याद कर लो, फिर एक बच्चे को अनम्यूट करेंगे। किसको पकड़े? राजपूत भाई, राजपूत, आकाश राजपूत। हाँ जी सर। आजा भाई, मेरे को बता आरओआर का स्कोप ऑफ टोटल इनकम। आरओआर का स्कोप ऑफ टोटल इनकम पे सर इनकम अक्रू अराइज इन इंडिया लेते हैं, इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया लेते हैं, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया, और इनकम अक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया इवन इफ, और उसमें था वो याद नहीं भी हो तो भी चलेगा, इवन इफ और ब्रॉट इनटू इंडिया। करेक्ट, इवन इफ इट इज रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड और ब्रॉट इनटू इंडिया। ठीक है। एनआर का स्कोप ऑफ टोटल इनकम। सर एनआर के स्कोप ऑफ टोटल इनकम के फर्स्ट 4 पॉइंट लेते हैं जो कि सिमिलर रहते हैं हमारे, और लास्ट में जो इनकम अक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया होते हैं वो हम इंक्लूड नहीं करते हैं। वेरी गुड, परफेक्ट है बेटा। अब ये एक छोटा सा एग्जांपल है, इसको पढ़ेंगे हम सब। मिस्टर भुवन नॉन रेसिडेंट है, अर्न ₹20 लाख फ्रॉम शो इन यूएसए। सर मिस्टर भुवन है वो इंडिया के एनआर हैं, उन्होंने 20 लाख रुपए कमाए यूएसए में शो करके। मेरे को एक बात बताओ पहले, ये इनकम कौन सी है? कौन सी इनकम है ये? नहीं, फॉरेन और इंडियन नहीं, मेरे को उन 5 पॉइंट में से बताओ। अब अगर ये 5th वाली इनकम है तो एनआर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। इनकम अक्रूइंग अराइजिंग आउटसाइड इंडिया नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम इन इंडिया। सिंपल है, सब समझ आ गया? अगर आप लॉजिकली देखो तो मुझे केवल अब मतलब बताने हैं, और वो भी कितने? एक मतलब, 2 मतलब और 3 मतलब। इन 3 लाइनों का मैं मतलब बता दूंगा, मेरा काम हो जाएगा, चैप्टर खत्म। बाकी तो आप समझ ही गए। सर मेरे को केवल इन 3 सेंटेंस का मतलब बताना है। ये डीम्ड अक्रू क्या होती है? अच्छा, अक्रू अराइज क्या होती है वो तो समझ गए। अक्रू का मतलब जनरेट, पैदा होना। जो इंडिया में पैदा हुआ है वो इंडिया अक्रू अराइज, जो इंडिया के बाहर पैदा हुआ है वो आउटसाइड इंडिया अक्रू अराइज। मतलब जो इंडिया में अक्रू अराइज है, इंडिया में पैदा हुई है, इंडिया में जनरेट हुई है, वो पहले पॉइंट में, जो इनकम इंडिया के बाहर अक्रू हुई है वो 5वें पॉइंट में। तो इन दोनों का तो समझाने का कोई मतलब ही नहीं है। अपने को क्या समझना है कि सर ये डीम्ड अक्रू क्या होती है, ये रिसीव्ड क्या होती है, ये डीम्ड रिसीव्ड क्या होती है। अगर इन 3 चीजों का मतलब बता दिया तो आपका चैप्टर खत्म। चलो जी बेटा। अच्छा, ये एक पॉइंट है जो एग्जाम में आता है। सर एग्जाम में आता है, मुझे आज तक नहीं समझ आया क्यों आता है। एग्जाम में आता है, जब पेपर हार्ड बनता है ना तो ये पॉइंट एग्जाम में पूछता है आईसीआई। क्या पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ, आराम से समझ लेना, इसको याद करना पड़ेगा आपको, ध्यान से समझना। सैलरी इनकम रिसीव्ड बाय नॉन रेसिडेंट सीफेयर। सीफेयर का मतलब होता है एक तरीके से जो समुद्र में यात्री होता है, जो समुद्र का मतलब एक तरीके से क्रू मेंबर मान लो कि अगर आप सीफेयर हो, समुद्र के क्रू मेंबर हो, फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। अगर कोई पर्सन है जो समुद्र में ड्यूटी देता है इंडिया के बाहर ड्यूटी देता है एज ए क्रू मेंबर के तरीके से इंडिया के बाहर ड्यूटी देता है ऑन फॉरेन बाउंड शिप। फॉरेन बाउंड शिप का मतलब फॉरेन जाती हुई शिप, मतलब इंडिया के बाहर जाती हुई शिप। किस शिप की बात हो रही है? मान लो ये इंडिया है तो ये उस शिप की बात हो रही है जो इंडिया छोड़ के जा रही है, जो इंडिया के बाहर जा रही है, इंडिया से दूसरी तरफ जा रही है, चाहे वो इंडियन फ्लैग शिप हो या फॉरेन फ्लैग हो, यानी कि चाहे ये इंडियन शिप हो या
चाहे ये इंडियन शिप हो या फॉरेन शिप हो। अच्छा, आपको पता है इंडियन फ्लैग फॉरेन फ्लैग शिप क्या होता है? ये किसी को पता है? आपको पता है ये फ्लैग क्या होता है शिप के ऊपर? 2 मिनट लूंगा मैं। आपने कभी कोई जहाज देखा हो तो जहाज में जो खिड़की होती है ना, पायलट वाली, जो पायलट वाली खिड़की होती है, उसके ऊपर एक फ्लैग होता है। मान लो ये जहाज है ना, ये जहाज का सामने वाला हिस्सा है, तो यहाँ पे मान लो पायलट की खिड़की है, ठीक है? तो यहाँ पे एक ऊपर झंडा लगा होता है। वो झंडे, इस झंडे से पता चलता है कि ये शिप कौन से कंट्री की है। और एक होता है बेटा शिप के ऊपर झंडा जो लहराता है, उस झंडे से पता चलता है कि ये शिप कौन से देश में जा रही है। बात समझ रहे हो? क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा ना कि उनको पहले रोकेंगे, रोक के पूछेंगे कहां से आए हो, कहां को जाओगे, तो वो झंडे से पता चलता है, फ्लैग से पता चलता है। अगर यहाँ पे फ्लैग लगा हुआ है इंडिया का, तो मतलब वो इंडिया की शिप है। अगर यहाँ पे फ्लैग लगा हुआ है यूएसए का, तो मतलब वो यूएसए जा रही है। इज दैट ओके? तो सर यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला कि फॉरेन बाउंड शिप है, मतलब फॉरेन कंट्री में जाती हुई शिप है, चाहे उस पे इंडियन फ्लैग हो या फॉरेन फ्लैग हो, यानी कि चाहे वो इंडिया की हो या आउटसाइड इंडिया की हो, फर्क नहीं पड़ता, इनटू एनआरई अकाउंट। सर एनआरई अकाउंट क्या होता है? एनआरई अकाउंट का फुल फॉर्म होता है नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। लिख लो, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट मेंटेन्ड विद इंडियन बैंक शैल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम। सर कहना क्या चाहता है? कहना ये चाहता है कि अगर कोई क्रू मेंबर है और उसको एनआरई अकाउंट में पैसे मिले तो उसकी इंडिया की इनकम है, चाहे फिर वो इंडिया के बाहर नौकरी करे, चाहे वो फॉरेन कंपनी का, फॉरेन शिप का मेंबर हो, चाहे इंडियन शिप का मेंबर हो। 100 बातों की एक बात जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं उतना याद करके जाना। सैलरी इनकम, एनआरई अकाउंट, इंडियन बैंक, टोटल इनकम, खत्म बात। सर अगर कोई सैलरी इनकम कौन से अकाउंट में आ रही है? कौन से अकाउंट में आ रही है? एनआरई अकाउंट। एनआरई अकाउंट में। अगर कोई सैलरी इनकम एनआरई अकाउंट में आ रही है तो वो उसका, अच्छा कौन सा एनआरई अकाउंट? इंडियन बैंक का। अच्छा इंडियन बैंक का मतलब वो नहीं, इंडियन बैंक नहीं, इंडियन बैंक का मतलब बैंक इन इंडिया। एक बच्चे ने कहा कि सर अगर सेंट्रल बैंक में आए तो, अगर स्टेट बैंक में आए तो मैं थप्पड़ मारूंगा। इंडियन बैंक का मतलब बैंक इन इंडिया। तो अगर इंडियन बैंक में पैसा आ रहा है एनआरई अकाउंट में, तो वो बंदा कहीं भी जॉब करे, चाहे शिप बाहर जाए चाहे शिप अंदर आए, इनकम हमेशा इंडिया की होगी। बस इतना सा याद रखना। नहीं, रिसीव्ड इन इंडिया जरूरी नहीं है ना। अगर उसका फॉरेन रेमिटेंस भी आए तो भी वो इंडिया की इनकम है, मतलब सैलरी इंडिया में आनी चाहिए तो वो इंडिया की इनकम है, चाहे वो बाहर जा रहा हो चाहे वो अंदर आ रहा हो। इज दैट ओके? इसको रट्टा मान लो कि एनआरई अकाउंट, सैलरी इनकम एनआरई अकाउंट में आ रही हो तो वो इंडिया की इनकम है, दैट्स इट। ठीक है, चलो अब आ जाए बेटा अक्रू अराइज का मतलब, जो मैंने बता ही दिया। अक्रू अराइज का मतलब इंडिया में जनरेट होना। अक्रू अराइज का मतलब राइट टू रिसीव इनकम, जब आपका अधिकार बन जाए इनकम रिसीव करने का, उसको बोलते हैं अक्रू अराइज। मान लीजिए प्रीतम तेरे को सुपारी मिली कि तेरे को है ना क्या बोलते हैं अपने, एक और है ना ये प्रीतम जैसे सत्यदेव का मर्डर करना है। तेरे को सुपारी दी मैंने कि सत्यदेव को उड़ा दे, तूने सत्यदेव को उड़ा दिया। जैसे तूने उड़ा दिया तेरा इनकम के ऊपर अधिकार आ गया, मतलब कि जैसे तूने तेरा काम पूरा किया, नाउ यू हैव द राइट टू क्लेम दी इनकम। जैसे तेरा काम पूरा हुआ यू हैव द राइट टू क्लेम द इनकम, उसको बोलते हैं बेटा अक्रू। क्या बोलते हैं? अक्रू। अब मान ले मैंने बोला कि प्रीतम मैं तेरे को पैसा तभी दूंगा, पैसा तेरा तभी ड्यू होगा जब तू उसको मार के दफना दे, है ना? बिल्कुल पता ही नहीं लगना चाहिए कि कुछ हुआ भी। तो तेरा ड्यू कब होगा पैसा? ड्यू तब होगा जब तू वो पूरा काम कर देगा, यानी राइट टू एनफोर्स पेमेंट, कि तू पेमेंट के लिए कब बोल सकता है मुझे कि सर अब तो मैंने पूरा काम कर दिया, अब मेरी पेमेंट दो। और एक्चुअल में जब मैं पेमेंट करूंगा तो वो हो जाएगा राइट टू रिसीव, यानी कि आप उस पेमेंट को रिसीव कर सकते हो। यस और नो। तो ये 3 अलग अलग वर्ड है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल वाहियात। अपने को तो इतना याद रखना है कि इनकम जनरेट हुई उसको अक्रू बोलते हैं, दैट्स इट।
अब एक छोटा सा इसमें एग्जांपल से कॉन्सेप्ट निकल के आता है, वो कॉन्सेप्ट देख लो। सर जब आप कहीं पे जॉब करते हो, तो आप डेली काम करते हो या महीने के एक दिन? डेली। तो आपका जो राइट है, जो अधिकार है, वो तो डेली जनरेट हो रहा है। भाई प्रीतम बेटा तो सुबह 9 बजे ऑफिस में गया, 5 बजे ऑफिस से वापस आ गया, तो जैसे ही तू 5 बजे घर पे आया, शाम को अपने आप को बोलेगा ना कि चलो आज की दिहाड़ी पूरी हुई। मतलब कि आज की दिहाड़ी सत्यदेव, अब जिंदगी है तू टेंशन ना ले, सत्यदेव सुपारी नहीं दूंगा मैं। तो सत्यदेव जैसे ही तू जॉब करके आएगा तो तेरे को क्या लगेगा कि मेरी दिहाड़ी बन गई, करेक्ट है ना? वो तेरा हो गया अप्रूव होना। लेकिन सत्यदेव क्या तू महीने के एंड से पहले पैसा मांग सकता है? नहीं सर। तो महीने का एंड होना यानी कि 31 तारीख, 31 तारीख को क्या होगा? पैसा और मालिक तेरे को 2 या 3 तारीख को देगा। तो जब मालिक तेरे को पैसा देगा तो वो तेरा रिसीप्ट। ठीक है बेटा, अब आ जाओ नीचे। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो एक कॉमर्स के स्टूडेंट को पता होना चाहिए, बस बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं था। अब बेटा 3.15 पे आ जाओ, पेज नंबर 3.15। पेज नंबर 3.15 में आप बच्चा देखोगे इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। सर इनकम रिसीव्ड इन इंडिया का मतलब क्या होता है? इनकम रिसीव्ड इन इंडिया का मतलब होता है डायरेक्टली रिसीव्ड इन इंडिया। डायरेक्टली रिसीव्ड इन इंडिया। डायरेक्टली रिसीव का मतलब कि जो इनकम देने वाला है उसने तेरे को डायरेक्टली इंडिया में दिया। मैं क्या कह रहा हूं? इनकम देने वाला यानी कि पेयर। इनकम देने वाला कौन होता है? पेयर, भगवान, है ना? सर इनकम देने वाला तेरे को डायरेक्टली किसमें दे? बैंक अकाउंट में। अगर तेरे को इनकम देने वाला तेरे को डायरेक्टली इंडिया में दे, डायरेक्टली, तो उसको बोलेंगे, उस इनकम को क्या बोलेंगे? इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। रिसीव्ड इन इंडिया। सर इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक सीए फाइनल में पढ़ोगे आप, जब वहां पे फीमा, अच्छा फीमा तो आपके आ गया ना, फीमा सीए इंटर में आ गया ना, तो फीमा में इसका लॉजिक छुपा है। इसका लॉजिक जो है ना, इनकम रिसीव डायरेक्टली इन इंडिया, इसका लॉजिक फीमा में छुपा है। क्योंकि फीमा एक्ट के अंदर कोई तो ऐसा ट्रांजैक्शन है कि अगर आप फॉरेन में इनकम देते हो, तो अगर आप डायरेक्टली इनकम इंडिया में रिसीव करो तो उसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बोलते हैं, कि आपने सर्विस एक्सपोर्ट किया और उसकी इनकम आपको इंडिया में मिली। और अगर आप पहले वहां पे रिसीव करोगे, बाद में इंडिया में पैसा लेके आओगे, तो उसको रेमिटेंस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? रेमिटेंस इन इंडिया। तो यहाँ पे रेमिटेंस इन इंडिया कवर नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली इंडिया में रिसीव हो वो कवर है। जिसको समझ आया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया सानू की, अपने को तो ये देखना है कि डायरेक्टली इंडिया में आई या फिर घूम के इंडिया में आई। डायरेक्टली इंडिया में आई तो क्या मानेंगे? रिसीव्ड इन इंडिया। मान लो पहले वो आई यूएसए में, और यूएसए से आपने कहा ले आए नोटिफिकेशन बंद कर रिकॉर्डिंग बैंक अकाउंट में। सर पहले वो यूएसए में आई और यूएसए से इंडिया में आई, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? इस इनकम को क्या बोलते हैं? रेमिटेंस। क्या बोलते हैं? रेमिटेंस। दोनों में फर्क समझ आया? और जो ये रेमिटेंस है ये रिसीव्ड इन इंडिया नहीं माना जाता, ये रिसीव्ड इन इंडिया नहीं माना जाता। ऑल क्लियर? ऑल ओके? यानी कि जो भगवान डायरेक्टली इंडिया के बैंक अकाउंट में भेजे तो इनकम में इंडिया में रिसीव है, अदरवाइज नहीं। सिंपल सी बात, ठीक है बेटा? चल बढ़िया है। सर आज 160 मतलब लगभग 180 बच्चे लाइव देख रहे हैं। 4 दिन कहाँ गए थे? रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दे दो, फिर रिकॉर्डिंग पे शिफ्ट हो जाते हैं। गधे लो, लाइव का मजा अलग है। और ये चैट बॉक्स में भी यूज करो। इस लाइव की अगर आपको मौका मिल रहा है ना, तो इस चैट बॉक्स का यूज करो, अच्छा यूज करो। चैट बॉक्स को स्पैम करने में तो बड़ा मजा आता है, जब सॉल्यूशन आंसर देने का टाइम आता है तो चुप हो जाते हो आप। जितना ज्यादा यूज करोगे चैट बॉक्स को, उतना अटेंटिव फील करोगे बेटा। इस चीज को ध्यान रखना, जब आप चैट बॉक्स यूज करोगे तो आसपास की डिस्टरबेंस आपको कम लगेगी, इस बात को ध्यान रखो। चलो सर डायरेक्टली रिसीव्ड इन इंडिया, तो ये इनकम रिसीव्ड इन इंडिया।
फर्स्ट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया देन रेमिट और ट्रांसफर टू इंडिया नॉट कंसीडर्ड एज रिसीव्ड इन इंडिया। ठीक है बेटा, करेक्ट, परफेक्ट परफेक्ट। सर ये दो एग्जांपल हैं, इन एग्जांपल से और बेटर समझ आएगा। हमारी बुक की खास बात ये ही है कि कॉन्सेप्ट के नीचे हमने एग्जांपल दिए हुए हैं ताकि हम एग्जांपल से बेटर समझ जाएं। अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता तो एग्जांपल से समझ आ जाता है। पूरी बुक में ऐसा ही है। मिस्टर मोहन earned house property income in Nepal, received money directly in Indian bank account। बताओ। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। अच्छा पहले एक बात बताओ, चल इसको है ना मैं ये काट रहा हूँ, इसको ये काट रहा हूँ, अब बता। चेक बॉक्स, एवरीबॉडी चेक बॉक्स, एवरीबॉडी चेक बॉक्स, एवरीबॉडी चेक बॉक्स। चेक बॉक्स का मतलब समझ नहीं आता क्या बतेड़ो? चेक बॉक्स। चल एक काम करो, आप इतना लिखो भी मत, मेरे को तो पॉइंट बता दो। आप है ना 5 फिंगर आपके पास, 5 फिंगर पे एक एक पॉइंट याद कर लो, मेरे को पॉइंट बता दो। हाँ जैसे सत्यदेव ने बताया, बस मेरे को तो पॉइंट भी बता दोगे ना, मैं मान लूंगा कि आपको सब आता है। वेरी गुड, वेरी गुड। फॉरेन इनकम वर्ड कुछ नहीं होता। जय कौशिक, जय कोशिया, फॉरेन इनकम कुछ नहीं होता बेटा। मान्य कह रहे हैं नोट रिसीव्ड इन इंडिया, मैं जूते मारूंगा। कैसे रिसीव्ड की जगह नोट रिसीव्ड कर देता हूं। नोट रिसीव्ड इन इंडिया इज नॉट द आंसर। द आंसर इज अक्रू आउटसाइड इंडिया। द आंसर इज अक्रू आउटसाइड इंडिया। और जैसे ही मैंने अगला सेंटेंस लिखा, वो अक्रू आउटसाइड इंडिया शिफ्ट होके कहां आ गया? रिसीव्ड इन इंडिया। ये बात समझ आई क्या कि जब मैंने इसको काटा तो ये था अक्रू आउटसाइड इंडिया, और जैसे मैंने इसको लिखा ये बन गया रिसीव्ड इन इंडिया। तो सर पहले ये 5वां पॉइंट था और फिर ये बन गया तीसरा पॉइंट। इज दैट ओके? चलो हाँ नेटवर्क आ रहा है ना, स्लाइड जा चुकी है। चलो मिस्टर सोहम earned PGBP income in London, received in London and then transferred to Indian bank account। सर मिस्टर सोहम है, उन्होंने लंदन में इनकम रिसीव की, उन्होंने लंदन में इनकम बैंक अकाउंट में डाली और फिर इंडिया में आई। वेरी गुड सुहेल, वेरी गुड सुहेल। कौन से पॉइंट में? वेरी गुड हिमांशी। वेरी गुड सुनिधि। सुनिधि नोट रिसीव तो है ही, नोट रिसीव के बाद में एक और सेंटेंस बताओ। नोट रिसीव तो है ही, बट कौन सा है? अक्रू आउटसाइड इंडिया। कौन सा है बच्चा? अक्रू आउटसाइड इंडिया। लिखो इनकम अक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया। लिखो बेटा अक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया। ठीक है बच्चा। अच्छा मुझे बताओ अगर सोहम ROR है तो इंडिया में टैक्स होगा कि नहीं होगा? अगर सोहम NOR है तो इंडिया में टैक्स होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। लेकिन कंट्रोल कहां से, ये नहीं बताया ना। हाँ फिर ये नहीं बताया। सर ये कह रहे हैं लंदन में बिजनेस है, बट कंट्रोल कहां से ये नहीं बताया, तो मैं तो लंदन ही मानूंगा ना। तो NOR के हाथ में नहीं होगा और NR के हाथ में नहीं होगा। नहीं होगा। तो सर इसका मतलब हमें यही देखना है ROR, NOR और NR। इज दैट ओके? चलो सर ये जो है ये पेंडिंग रख लो, इसको करेंगे सैलरी चैप्टर, और इवन नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। सर ये कुछ भी नहीं है, इसको आप पेंडिंग में रख लो, इसको सैलरी चैप्टर में देखेंगे। अभी आपको समझ नहीं आएगा। सर सोहम वाले केस में assumption लिख करके भी तो आंसर दिया जा सकता है। नहीं, क्यों करना है assumption? assumption ऐसा क्यों लिखना है जहाँ पे अपना आंसर डगमगाए? भाई सिंपल सी बात है, बीजीबीपी इनकम लंदन में है, कुछ नहीं बोला तो मैं क्यों मानूं इंडिया से कंट्रोल है? भाई क्यों अपना उड़ता तीर मैं लूं कि देख बोला तो है नहीं कि इंडिया से कंट्रोल है कि नहीं है। जब नॉर्मल बंदा क्या सोचेगा, लंदन का बिजनेस है तो लंदन से कंट्रोल होगा। भाई नॉर्मल तो ये सोचते हैं ना अपन उल्टा assumption क्यों ले? ठीक है बेटा। चलो तो सर एक बात बताओ, अक्रू अराइज हमने पढ़ना नहीं, पढ़ लिया जो पढ़ना था। रिसीव्ड हमने पढ़ लिया, डीम टू रिसीव्ड पेंडिंग में डाल दिया, तो बचा क्या? डीम टू बी रिसीव्ड, डीम टू बी रिसीव्ड, अक्रू अराइज।
Deemed to be accrue arise. क्या बचा बच्चा? Deemed to be accrue arise. सर इतना समझ आ गया सबको? यहाँ तक का सबको समझ आ गया? सर टोटल 5 पॉइंट थे, 5 में से 2 पढ़नी नहीं क्योंकि वो तो अक्रू है। बचे 3 में डीम्ड अक्रू पेंडिंग है, रिसीव हो गया, डीम रिसीव हो गया, केवल 1 पॉइंट क्या? अक्रू इन इंडिया। सत्यदेव तू अच्छा लड़का नहीं है, मान लो तू अच्छा लड़का है तो इसका डीम्ड मान लिया ना? मान लिया मतलब एक्चुअल में नहीं है पर मान लेंगे कि है। ठीक है सर, ब्लैक एंड व्हाइट में आएगा या कलर में आएगा बेटा? ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं आएगा, हम उस जमाने में नहीं जी रहे, कलर में आएगा बेटा। मान लेंगे कि तू अच्छा है, वैसे बेटा कुछ ऐसी इनकम है जो एक्चुअल में इंडिया में अक्रू नहीं हुई पर मान लेंगे कि इंडिया में अक्रू हुई है। एक केस बताता हूं मैं वोडाफोन का। वो जब केस सर आज वो भी बुक रिसीव सुनी थी सर, जब वो केस सुनोगे तो आपके कान खड़े हो जाएंगे। ऐसा भी होता है सर, हम कौन जमाने में जी रहे हैं सर। मतलब मैं चाहता हूं कि आप इतने बड़े इंसान बनो कि एक दिन आपका नाम आए कि सत्यदेव टैक्स की चोरी करता हुआ पकड़ा गया, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़। और मैं जो केस बताने जा रहा हूँ वो है 40,000। कितना? ठीक है, मैं नहीं दूंगा, मैं केस आपको समझा क्या केस था। एक कंपनी है जो कि लिमिटेड है, जो कि आप मान ले एक कंपनी है लिमिटेड जो कि एक काम करता हूँ, इसका नाम ही रखता हूँ चाइना लिमिटेड, जैसे समझ जाएगा। और एक कंपनी है जिसका नाम है इंडिया लिमिटेड, इंडिया में है। अब ये जो चाइना लिमिटेड कंपनी है ना, ये तो है कंपनी। कौन सी कंपनी है? पेरेंट कंपनी। तो पेरेंट कंपनी को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है होल्डिंग कंपनी। पता है ना, इतना पता ही आपको? Yes, sir. और ये है बेटा चाइल्ड कंपनी, और चाइल्ड कंपनी का दूसरा नाम होता है बेटा सब्सिडियरी कंपनी। अब बेटा जो सब्सिडियरी कंपनी है ना, वो बहुत बड़ी कंपनी है और इसके खूब सारे फैक्ट्री प्लांट, मतलब मस्त काम करती है, बहुत बढ़िया काम करती है सब्सिडियरी कंपनी, मस्त एक नंबर गजब, मतलब खूब काम करती है इंडिया में। लेकिन इसका मेन पैसा कहां से आता है? 100% पैसा कहां से आता है इसका? चाइना से। यानी कि चाइना की कंपनी इसको क्या करती है बेटा? कंट्रोल करती है। सर ऐसा होता है क्या? हाँ होता है भाई। मैं चाइना में बैठा हूँ, मेरे को इंडिया में काम करना है तो मैं क्या करूंगा? इंडिया में एक कंपनी बनाऊंगा और उसमें अपना पैसा डालूंगा। करेक्ट है ना? अब क्या हुआ बेटा, एक कंपनी दूसरी कंपनी आई, मान लो जापान की, जापान लिमिटेड। एक कंपनी आई जापान लिमिटेड, उसको ये इंडिया की कंपनी बड़ी पसंद आई। उसने बोला कि यार मेरे को इंडिया की कंपनी खरीदनी है, मेरे को इंडिया की कंपनी खरीदनी है। तो उसने क्या किया, जापान लिमिटेड चाइना के मालिक के पास गया। मान लो इसके मालिक हैं चिंगपिंग। चिंगपिंग के पास गया और चिंगपिंग को जाके बोला कि चिंगपिंग, जो तेरे चाइना लिमिटेड के शेयर्स हैं, वो शेयर्स मुझे शेयर्स ऑफ चाइना लिमिटेड मुझे बेच दे और बदले में तेरे को 40,000 करोड़ दूंगा, बदले में मैं तेरे को पैसा दूंगा। तू मेरे को शेयर बेच दे, बदले में मैं तेरे को पैसा दूंगा। ठीक है, बड़ा है बात समझ गया? डाउट? प्रीतम बात समझ गया? हुआ क्या प्रीतम कि जो ये जापान लिमिटेड है वो किसके पास गया? चिंगपिंग के पास गया। चिंगपिंग को जाके बोला कि चिंगपिंग तेरे ये चाइना लिमिटेड के शेयर्स मुझे बेच दे और जो चाइना शेयर के शेयर्स बेचेगा बदले में पैसे ले ले। अब बात ये आई कि ये चाइना लिमिटेड कंपनी की खुद की वैल्यू कितनी है? कौड़ी के बराबर। कौड़ी चवन्नी में भी ना खरीदी कोई। सर ये चाइना लिमिटेड की वैल्यू किस वजह से है? क्योंकि इंडिया लिमिटेड अपना काम करती है। यस और नो? आजकल तेरे को मार्केट जाता है तो बोलते हैं अरे भाई प्रीतम आया
से बना? इंडिया लिमिटेड से। इंडिया से इंडिया लिमिटेड काम नहीं करती तो चाइना लिमिटेड तो डूबी थी। इंडिया लिमिटेड अच्छा काम कर रही है इसलिए चाइना लिमिटेड वैल्यू है। यस और नो? यस सर। अब डाउट ये आया कि इस ट्रांजैक्शन में इंडिया का कुछ भी बिका क्या? इंडिया की कंपनी का कुछ भी बिका नहीं। सर इंडिया का मालिक कौन था? इंडिया लिमिटेड का मालिक चाइना लिमिटेड। और सेल के बाद भी कौन है? चाइना लिमिटेड। नहीं चाइना ही है। चाइना ही है ना। तो शेयर बेचे हैं ना, कंपनी तो एग्जिस्ट करती है। अच्छा वो चाइना लिमिटेड के शेयर उसने खरीदे हैं जापान ने। करेक्ट। तो कंपनी तो एग्जिस्ट कर ही रही है ना, चाइना लिमिटेड तो वैसे की वैसे एग्जिस्ट कर रही है। हाँ चाइना लिमिटेड का मालिक चेंज हुआ है। तो सर ये कैपिटल गेन कहाँ जाना चाहिए? चाइना ने जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? चाइना। इंडिया नाराज हो गया। इंडिया का जो मोदी जी है वो नाराज हो गए। बोलते साला हमारी वजह से पैसा कमाया और हमें कैपिटल गेन टैक्स नहीं दे रहा। लॉजिक बताओ, ये जो चाइना लिमिटेड की शेयर की प्राइस है ये किस वजह से है? इंडिया लिमिटेड की वजह से। तो सर ये कैपिटल गेन तो हमारा है, किसका है? इंडिया का। गवर्नमेंट ने बोला दिस कैपिटल गेन विल बी डीम्ड टू अराइज इन इंडिया। क्या होगा? डीम्ड टू बी अराइज इन इंडिया। सर ये मैंने केस बताया आपको, इस वजह से डीम प्रोविजन आई। इस वजह से डीम प्रोविजन आई। डीम प्रोविजन क्यों आते हैं? जब सीधी ट्रांजैक्शन ना करके आप घुमाओ, जब चीजों को घुमाने की कोशिश करते हो तब डीमिंग प्रोविजन आते हैं। बात समझ गए? ये वोडाफोन और हिटाची का केस है। सुहेल वोडाफोन, मैंने बोल ही दिया था ना वोडाफोन का केस है। सर 40,000 करोड़ का वो था गबला, और आपको बताऊं उसमें इंडिया की बड़ी बेइज्जती हुई। मैं पूरा बताता हूं आपको। ये जब केस हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि उस टाइम पे ये प्रोविजन था ही नहीं। बात को समझना, जब ये केस हुआ तब ये डीमिंग प्रोविजन नहीं था। क्योंकि डीमिंग प्रोविजन नहीं था तो कहां पे टैक्स लगेगा? चाइना में। इंडिया का कहीं का टैक्स। सुप्रीम कोर्ट ने बोला इंडिया कैन नॉट टेक टैक्स। गवर्नमेंट ने कानून चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया? कानून। और किस दिन से? 1961। 1961 से चेंज कर दिया। सर ऐसा भी कर सकते हैं? हाँ, गवर्नमेंट के पास पावर है। गवर्नमेंट चाहे तो वो रेट्रोस्पेक्टिव चेंज कर सकती है। तो गवर्नमेंट ने 1961 से चेंज कर दिया। जैसे चेंज किया 40,000 करोड़ का टैक्स आ गया। 20,000 करोड़ टैक्स था, बाकी इंटरेस्ट और पेनल्टी थी। टोटल 40,000 करोड़ था। वोडाफोन गुस्सा हो गया, वो चला गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कहां चला गया? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसलिए बनाए गए हैं ताकि दो देश के बीच में या दो देश की कंपनियों के बीच में अगर कोई लड़ाई हो जाए तो वो कोर्ट देखता है। वोडाफोन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को केस कर दिया कि आ जाओ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनकम टैक्स नहीं, किसके ऊपर केस किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहां पे गई रिप्रेजेंट करने, उसने अपना केस बताया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बोला कि क्या फालतू बनती है ये, ऐसे तो कुछ भी करोगे, कल को आप बोलोगे इस पे भी टैक्स दो। बोले अगर आपको कानून बनाना है तो आप प्रोस्पेक्टिव बनाओ, रेट्रोस्पेक्टिव क्यों बना रहे हो? तो गवर्नमेंट ने वापस से अमेंड किया और अमेंड, अच्छा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पेनल्टी लगाई थी गवर्नमेंट के ऊपर, हैवी पेनल्टी। गवर्नमेंट को बोला कि यू हैव टू ऑप्शंस, ईदर टू अमेंड द इनकम टैक्स और टू अमेंड द इनकम टैक्स विद पेनल्टी। आप देख लो कौन सा करोगे, चेंज तो करना है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं सॉरी, वी आर गोइंग टू अमेंड आवर इनकम टैक्स। और गवर्नमेंट की आप ये देखो अभी भी जिद्दी, गवर्नमेंट ने एक्ट चेंज किया वापस से, लेकिन एक्ट में पता है क्या लिखा कि दिस एक्ट विल नॉट अप्लाई ओनली टू वोडाफोन, रेस्ट ऑफ ऑल इट विल बी रेट्रोस्पेक्टिव। गवर्नमेंट ने बोला बाकी सबको क्यों छोड़े, एक ही तो केस आ रहे हैं, उस केस को बाहर कर दिया, बाकी सब पे लगाया, बाकी सब पे लगाया। करती है, देख गवर्नमेंट भी गलत नहीं है, गवर्नमेंट
गलत क्यों नहीं है? क्योंकि इंटेंशन ऑफ गवर्नमेंट ऑलवेज वाज टू टेक द टैक्स। क्योंकि ये वाला टैक्स कौन चुकाता है यार? मतलब ये तो ऐसा हो गया कि पता है कि हम गलत कर रहे हैं, फिर भी उसको सही माना जाना चाहिए। कैसे माना जाएगा भाई? ये तो दिख रहा है ना कि गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि इंडिया के बिना चाइना की कोई औकात नहीं थी। चाइना इंडिया लिमिटेड जैसे था, इतना समझ आ गया। अब एक एक करके डीमिंग प्रोविजन बढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है? डीमिंग प्रोविजन बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलो, सबसे पहला इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, प्रॉपर्टी इन इंडिया, असेट और सोर्स इंडिया। सर, कोई भी इनकम जो कि इंडिया के बिजनेस कनेक्शन से हुई है, कोई प्रॉपर्टी इंडिया में थी, कोई असेट और सोर्स इंडिया में था, और एक और होता है ट्रांसफर ऑफ असेट इन इंडिया। तो इनकी वजह से अगर आपको इनकम हुई है तो वो मान ली जाएगी कि वो इंडिया की इनकम है, चाहे फिर एक्चुअल में वो इनकम बाहर ही जन्म क्यों ना ले। एक्चुअल में वो इनकम चाहे बाहर जन्म ले, फिर भी इंडिया की इनकम मानी जाएगी। सर, सबसे पहला आता है, सर 4 पॉइंट आते हैं, 4 पॉइंट याद करो। बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, प्रॉपर्टी इन इंडिया, असेट और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया, और ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट सिचुएटेड इन इंडिया। जो वोडाफोन का केस था वो यहाँ कवर था, बाद में, पहले नहीं था ये, बाद में, ठीक है? सर, कोई भी इंडिया का बिजनेस कनेक्शन है, उससे इनकम हुई, इंडिया की प्रॉपर्टी से इनकम हुई, इंडिया की असेट या सोर्स से इनकम हुई, या इंडिया के कैपिटल असेट बेचने से इनकम हुई। इज दैट ओके? चलो, एक एक करके पढ़ते जाते हैं। सबसे पहला है बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, तालियां बजती रहनी चाहिए। सर, ये इतना बड़ा टॉपिक था, मेरे को समझाने में 1.5 घंटा लगता था, अब ये सिलेबस से रिमूव कर दिया है। और लास्ट लगभग 4 महीने पहले आईसीआई ने एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन निकाला था, जिसमें ये बोला था कि वी विल नॉट आस्क बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। हम नहीं पूछेंगे। आईसीआई ने नोटिफिकेशन में लिखा था कि हम बिजनेस कनेक्शन के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तो ये तो आपके सिलेबस से हो गया रिमूव। बट इसमें एक चीज अभी भी सिलेबस में है, क्या? नीचे आ जाओ। सर, आपने क्यों रखा है ये? बस इसीलिए कि आपको बता दूं कि रिमूव हो गया है। काटने में बहुत मजा आता है ना। यहां तक काट लो, यहां तक का काट लो, क्वेश्चन नंबर 5 तक। क्वेश्चन नंबर 5 तक यू कैन रिमूव, क्वेश्चन नंबर 5 तक यू कैन रिमूव। सिलेबस कम होता है तो अच्छा लगता है सर। यहां से 1 to 5, यस, क्वेश्चन नंबर 1 to 5, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 यू कैन रिमूव। हाँ, बट क्वेश्चन नंबर 6 आपके कोर्स में है, ठीक है? इस पे सबको कमेंट करना है। जिसका कमेंट अभी तक नहीं आया था वो कमेंट कर रहा है बल्ले बल्ले। अरे गधेड़ा, थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान दे। चलो जी। सर, एक बच्चा पूछ रहा था जूम मीटिंग पे कैसे आए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जूम मीटिंग ज्वाइन कर सकते हो। चलो, ट्रांजैक्शंस व्हिच आर नॉट ट्रीटेड एज बिजनेस कनेक्शन। कौन कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो बिजनेस कनेक्शन नहीं माने जाते? कौन कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो बिजनेस कनेक्शन नहीं माने जाते? पहला ट्रांजैक्शन, परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट। अगर आप इंडिया में केवल सामान परचेज कर रहे हो, अगर आप इंडिया में केवल गुड्स परचेज कर रहे हो, क्या कारण है? आगे बेचने के लिए। जैसे कि मान ले सुहेल बेटा, तू अमेरिकन सिटीजन है। सुहेल, यू आर फ्रॉम अमेरिका, ठीक है? अब मान ले तेरे को इंडिया में आया तू, और इंडिया में आके और यहां से तू कॉटन क्लोथ्स खरीदा, और कॉटन क्लोथ्स खरीद के तू वापिस से यूएसए में आ गया। यानी कि तूने कॉटन क्लोथ क्या किया? परचेज किया। और परचेज करके तू सेल कहां कर रहा है? आउटसाइड इंडिया। अब मुझे बता सुहेल, तेरा इंडिया में कोई बिजनेस कनेक्शन है? नहीं सर, मैं तो इंडिया में केवल सामान खरीदने आया था। सुहेल, कितना फनी लगेगा ना कि ये इनकम भी तेरी इंडिया में टैक्स हो जाए। तू क्या बोलेगा कि मैं तो केवल इंडिया में सामान खरीदने आया था। अगर मैं इंडिया में सामान खरीद रहा हूं तो मैं काहे का इनकम टैक्स दूं? करेक्ट है ना? कौन इनकम टैक्स देगा? जिससे तूने सामान खरीदा।
सही है ना? मैं क्यों दूं? Yes. मैं क्यों इनकम टैक्स दूं? जिससे मैंने खरीदा वो दे, मेरी इनकम थोड़ा है। सर सामान खरीदना कभी इनकम होती है क्या? है जी? No, sir. लड़की लोगों, आप जब शॉपिंग पे जाते हो तो कभी कुछ कमा के आते हो क्या? हाँ सर, आपको क्या पता, 2000 की टी शर्ट 200 रुपए में लेके आती हूँ मैं। तो है तो खर्चा ही, कमा के तो नहीं आते ना। वैसे ही बेटा सुहेल जो है वो इंडिया में आए कॉटन खरीदने के लिए, कॉटन क्लोथ खरीद के लेके गए, तो वो बिजनेस कनेक्शन ने नहीं मानते। समझ गए? परफेक्ट है। दूसरा, कलेक्शन ऑफ न्यूज एंड व्यूज इन इंडिया फॉर ट्रांसमिशन आउटसाइड इंडिया। आपने न्यूज बनाई इंडिया में लेकिन वो दिखाओगे आउटसाइड इंडिया। सर ऐसा भी होता है, जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है उसमें हमेशा एक फॉरेन रिपोर्टर तो रहता ही है, पता है ना? अच्छा, किसने वो धोनी का इंटरव्यू देखा था? 2019 का था शायद, वर्ल्ड कप के टाइम का। एक रिपोर्टर ने पूछा था कि मिस्टर धोनी, आर यू प्लानिंग टू रिटायर? तो धोनी ने उसको बुला के बोला सिट हियर। तो डू यू वांट मी टू रिटायर? बोलते नो, आई वांट यू टू प्ले नेक्स्ट वर्ल्ड कप। तो बोले यू गॉट योर आंसर। याद है क्या? तो सर इसका मतलब कि जो भी बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वहां पे फॉरेन न्यूज रिपोर्टर भी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो वहां से न्यूज लेंगे और अपने चैनल पे दिखाएंगे। जैसे कि हम आजकल ट्रंप की न्यूज दिखाते हैं ना, अमेरिका का ट्रंप बौखलाया है ना, ट्रंप क्या बोलते हैं, मतलब बिल्कुल ही बुली हो गया, वो हो गया। तो कहां से आती है न्यूज? कहां से आती है ये न्यूज? हमारे रिपोर्टर इंडिया के बाहर हैं और इंडिया के बाहर की रिपोर्टर इंडिया में है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप इंडिया से न्यूज कलेक्ट करोगे और बाहर भेजोगे तो वो बिजनेस कनेक्शन नहीं है। Is that okay? Yes, sir. Shooting of cinema films in India for display outside India. Same logic बेटा, बिल्कुल सेम लॉजिक बेटा। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, व्हाट्सएप चैनल। हाँ सर, सेम लॉजिक। बात को बताओ, बात को समझो आराम से। मान लो बाहर से कोई एक्टर इंडिया में आया, इंडिया में वो एक्टर एक मूवी का सीन शूट करता है ताजमहल के ऊपर, है ना, या फिर मान लो अपना कोई भी एक सीन इंडिया में शूट किया और इंडिया के बाहर मूवी दिखाई। अगर इंडिया में केवल शूटिंग करने के लिए आया और मूवी बाहर दिखाई जा रही है तो भी वो इंडिया का बिजनेस कनेक्शन है नहीं। एक्टिविटीज कन्फाइंड टू डिस्प्ले ऑफ रफ डायमंड इन स्पेशल नोटिफाइड जोन। अगर बाहर के लोग इंडिया में आके रफ डायमंड का शोकेस करते हैं, कहां पे? स्पेसिफाइड स्पेशल नोटिफाइड जोन। क्या बोलते हैं इनको? नोटिफाइड जोन। स्पेशल नोटिफाइड, स्पेशली बोलते हैं क्या? स्पेशल नोटिफाइड नहीं, स्पेशल या स्पेसिफाइड, स्पेसिफाइड तो नहीं बोलते। हाँ स्पेशली बोलते हैं शायद, देख लेना। एसएनजेड। तो वहां पे अगर रफ डायमंड दिखाया तो वो भी आपका क्या है बेटा? नो बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। सर नो बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया का मतलब नॉट, लिखो, नॉट डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया। लिखो बेटा। सर नो बिजनेस कनेक्शन का मतलब नॉट डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया। ठीक है, बस ये 4 पॉइंट में से क्वेश्चन आता है। ये 4 पॉइंट में से सितंबर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया था, सितंबर 2025। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, किसी बच्चे ने दिया हो तो उसको याद होगा, सितंबर में एक क्वेश्चन आया था इनसे। ठीक है, एसईजेड नहीं है बेटा, ये एसएनजेड है। एसईजेड नहीं है, एसएनजेड अलग होते हैं एसएनजेड। ठीक है, ये एसएनजेड जो है वो ज्यादातर गुजरात की साइड में। गुजराती, आपको पता है ना डायमंड मार्केट है गुजरात में, सूरत इज द डायमंड हब। डायमंड मार्केट पूरा वहीं पे ही है। जस्ट एज पर इनकम टैक्स एक्ट, अगर कोई एसईजेड में इनकम अर्न करता है तो वो इंडिया माना जाएगा, आउटसाइड इंडिया माना जाएगा? एज पर इनकम टैक्स एक्ट इंडिया में माना जाएगा, बट उसको एग्जम्पशंस मिलते हैं, उनको कुछ एग्जम्पशंस मिलते हैं जो सीए फाइनल में आप डिटेल में पढ़ोगे। सीए इंटर में एक एग्जम्पशन आपके कोर्स में है, 10AA।
ठीक है, चलो आगे चलते हैं बेटा। अच्छा, टोटल 4 पॉइंट थे। पहला पॉइंट था बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, दूसरा पॉइंट था असेट, हाँ, एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया, तीसरा पॉइंट था असेट और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया, और चौथा पॉइंट था ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट सिचुएटेड इन इंडिया। पहला पॉइंट छोड़ दो एक तरीके से। दूसरा पॉइंट में सर रफ डायमंड वाले में कोई अमेंडमेंट है क्या? नहीं, मेरे को तो कोई अमेंडमेंट याद नहीं है सर। पहला पॉइंट छोड़ दो, दूसरा और तीसरा पॉइंट मिक्स कर दो। दूसरा पॉइंट था प्रॉपर्टी इन इंडिया, तीसरा पॉइंट था असेट और सोर्स इन इंडिया। दोनों को मिक्स कर देते हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, असेट और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया इवन इफ एक्चुअली अराइज, एक्चुअली अक्रू आउटसाइड इंडिया। सर एग्जांपल, सर एक मशीनरी है जो कि इंडिया में सिचुएटेड है और उसका जो रेंट है वो बाहर की बाहर दिया, अमेरिका में रेंट दिया। मशीन इंडिया में है लेकिन उसका रेंट कहां दे रहे हो? बाहर। यानी कि सत्यदेव, मान ले तू और मैं अमेरिका रहते हैं, मेरी एक मशीन है जो इंडिया में है। तूने बोला कि भाई एक इंडिया में मशीन की जरूरत है, बता कितना किराया लेगा? मैंने बोला भाई $10,000। तूने बोला कि ठीक है, ये ले $10,000, इंडिया में मशीन में यूज करूंगा। अब देखा जाए तो तूने मुझे, मतलब मैंने तुझे तूने मुझे $10,000 दिए अमेरिका में, डील भी हुई अमेरिका में, सब कुछ अमेरिका में हुआ, लेकिन वो मशीन कहाँ है जिसके लिए डील हुई? इंडिया में। तो क्योंकि वो मशीन इंडिया में है इसलिए ये इनकम चाहे वो अमेरिका में अक्रू हुई हो, मानी कहाँ जाएगी? इंडिया में। सर लेकिन ये तो मैंने पेमेंट करी है ना। हाँ, मतलब मेरी इनकम, मेरी इनकम, अच्छा आपकी, मेरी इनकम। समझे कि नहीं समझे? यस सर। यानी कि अगर असेट इंडिया में है ना, तो चाहे पेमेंट कहीं भी करो, अक्रू कहीं भी करो, एग्रीमेंट कहीं भी करो, असेट इंडिया में है तो इंडिया इनकम हमेशा डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया। 100 बातों की एक बात, अगर जमीन भारतीय है, उस भारतीय जमीन पे असेट है, भारतीय जमीन पे सोर्स है, भारतीय जमीन पे प्रॉपर्टी है, तो वो इनकम भी इंडिया की मानी जाएगी, चाहे वर्ल्ड में कहीं भी एग्रीमेंट करो, वर्ल्ड में कहीं भी एग्रीमेंट करो, इनकम इंडिया की मानी जाएगी। सर इसमें आपकी हाउस प्रॉपर्टी भी कवर हो जाएगी कि मान लो मेरा दिल्ली में घर है, सत्यदेव मेरा दिल्ली में घर है, तू मेरे पास आया, तूने बोला कि सर वो मेरा बेटा है ना दिल्ली पढ़ाई करने जा रहा है, आप है ना घर किराए पे दे दो। मैंने बोला ठीक है ले ले भाई। अब मैं भी अमेरिका, तू भी अमेरिका, लेकिन घर तो दिल्ली में है। क्योंकि घर दिल्ली में है तो रेंट इनकम डीम अक्रू इन इंडिया। खत्म बात। समझ गए सभी बच्चे? यस सर। सर अपना रुपए 92 हो गया है, 92 रुपए। आपको पता है 92 रुपए हो गया, फिर भी इंडिया को कोई टेंशन नहीं है। क्यों? कभी 80 हुआ था, पता नहीं, इंडिया को कोई टेंशन नहीं है। आरबीआई कह रहे हैं होने दो, 100 भी हो जाएगा तो भी हमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इंडिया इज इंक्रीजिंग द गोल्ड रिजर्व्स। इंडिया को रुपए से अब कोई मतलब ही नहीं है। इंडिया को समझ आ गया कि ट्रम्प जो है वो पागल है, ठीक है, और केवल एक ही चीज चलेगी जब वर्ल्ड वॉर होगा। वी आर ऑन द वर्ज ऑफ वर्ल्ड वॉर, वो सबको पता है। वर्ल्ड वॉर जब होगा तो एक ही चीज चलेगी, वो है गोल्ड। न डॉलर न रुपया, कुछ नहीं चलेगा, केवल गोल्ड चलेगा। तो इंडिया, चाइना, रसिया, ये तीनों कंट्री गोल्ड धमाधम खरीद रही है, धमाधम। तो गोल्ड खरीदने के चक्कर में डॉलर बेचना पड़ रहा है, और क्योंकि डॉलर बेचेंगे तो डॉलर का मतलब रुपया, इंडिया का रुपया घटेगा, सिंपल सी बात है। तो इंडिया लग रहा है डॉलर बेचो गोल्ड खरीदो, डॉलर बेचो गोल्ड खरीदो, और इसीलिए सोना अभी 1,70,000 1,60,000 हो गया है। 1,60,000 कहाँ, ये 1,05,000 तो अभी था 15 दिन पहले, 20 दिन पहले। तो सर बढ़ेगा, अभी तो पता ही नहीं कहाँ जाएगा, क्योंकि इंडिया गोल्ड खरीदने लग रहा है बिल्कुल ऐसे पागलों की तरह, क्योंकि एक ही चीज काम आएगी, गोल्ड, और कुछ काम नहीं आएगा। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं बच्चा। फोर्थ पॉइंट में क्या था? ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। फोर्थ पॉइंट में क्या था? ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। सर तीसरे पॉइंट में और चौथे पॉइंट में क्या फर्क है? मशीनरी इसमें कैपिटल एसेट्स नहीं, तीसरे पॉइंट में है यूज, उसको यूज करने का पैसा, और चौथे पॉइंट में है बेचना।
सर तीसरे और चौथे पॉइंट में क्या फर्क है? ऊपर आओ, मैं बताता हूं क्या कहना चाह रहा हूं मैं। सर ये पॉइंट और ये पॉइंट में क्या फर्क है, मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूं। येलो पॉइंट और ग्रीन पॉइंट में क्या फर्क है? सर येलो पॉइंट में है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन इंडिया